प्यारे बच्चों, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल विद्यालय के लिए अर्थशास्त्र विषय का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इकोनॉमिक्स का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होगा? तो बाजार की शक्तियों द्वारा घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी, या फिर सरकार द्वारा घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी, या फिर सी हो जाएगा ए और बी दोनों, या फिर इनमें कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाना चाहिए बी, सरकार द्वारा घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी करना। दूसरा क्वेश्चन है, अभिकथन ए, व्यापार संतुलन को दृश्य व्यापार के रूप में भी जाना जाता है। कारण आर, व्यापार संतुलन केवल वस्तुओं के निर्यात और आयात को रिकॉर्ड करता है। तो ए और आर दोनों सही बात बोल रहा है, और ए जो है, ए का व्याख्या आर सही प्रकार से कर रहा है। व्यापार संतुलन में हम लोग दृश्य वस्तुओं, मतलब जिसको हम लोग देख सकते, छू सकते, उसी का लेखा जोखा होता है। तो यहाँ पर जो आपका ए में दिया ऑप्शन, अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, ये हो गया। फिर बी में अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर गलत है, और डी है अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सत्य है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अभिकथन ए और आर, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने एक बच्चा नीति अपनाई? तो ये भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, रूस है। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। भारत में अधिकांश छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, तो किस में? कृषि में, या फिर उद्योग में, या हो जाएगा व्यापार में, कि परिवहन में? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कृषि में। पांचवा नंबर है, पर्यावरण आपूर्ति करता है किसका? नवीकरणीय संसाधन, या फिर गैर नवीकरणीय संसाधन, या सी हो जाएगा ए और बी दोनों, या डी इनमें कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण आपूर्ति करता है किसका? नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन का। तो सी हो जाएगा ए और बी दोनों। छठा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। कथन क्या है कि स्वरोजगार में मामले में श्रमिक जीविका चलाने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करता है। दो है, स्वरोजगार शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ केवल एक है, या केवल दो है, या सी में दोनों ठीक है, या डी कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोनों। आगे है, विदेशी विनिमय दर क्या है? तो यह विनिमय की वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा में बदली जा सकती है। मतलब यदि हम किसी से $1 अगर ले रहे हैं अमेरिका से, तो हमको $55, या जो अभी उसका रेट है उतना हमको देना पड़ेगा मुद्रा, तभी वो हमको $1 देगा। तो वो विनिमय दर कहलाएगा। आठवां है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात को परिभाषित करें। मतलब श्रमिक जनसंख्या अनुपात को परिभाषित करें। तो देश की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो उत्पादन क्रिया में अपना योगदान देता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात कहलाता है। यह देश के कार्यबल से संबंधित होता है। कार्यबल में उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो वास्तव में रोजगार में लगे हुए होते हैं। मतलब श्रमिक जनसंख्या अनुपात मतलब होता है कितना आदमी काम कर रहा है, मतलब कार्य बल को यहाँ सम्मिलित गिनती करना है। कार्यबल में उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो वास्तव में रोजगार में लगे हुए होते हैं। सहभागिता दर को कार्यबल और कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में मापा जाता है। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा श्रमिक जनसंख्या अनुपात बराबर
कार्यबल बट्टा कुल जनसंख्या गुना 100। 9वां नंबर क्वेश्चन है सतत विकास क्या है। तो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं करता है। मतलब इस तरह हम लोग को संसाधन का उपभोग करना चाहिए कि भविष्य के जो मेरे जो होंगे पीढ़ी, उनके लिए भी संसाधन सुरक्षित रह सके। मतलब अनुचित उपयोग नहीं करना है, संभल संभल कर खर्च करना है ताकि भावी पीढ़ी भी उसका उपभोग कर सके। अगला है चालू खाते के कोई दो घटक लिखिए। तो चालू खाते के मुख्य घटक 4 होते हैं। इनमें से 2 प्रमुख घटक है। पहला है माल, जिसको हम लोग वस्तुओं के रूप में जानेंगे, और दूसरा है सेवाएं। तो माल क्या है, जिसमें मूर्त वस्तुओं का निर्यात और आयात शामिल होता है। मूर्त मतलब होता है कि जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। निर्जीव भी वस्तु होता है, वो हो गया मूर्त वस्तुएं, उसको हम लोग माल कहेंगे, वस्तुएं कहेंगे, ये सम्मिलित होता है। और दूसरा है सेवाएं, जैसे कि आईटी, पर्यटन और अन्य अमूर्त वस्तुओं का व्यापार। सेवाएं मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर, जैसे इंजीनियर का सेवा, डॉक्टर का सेवा, तो ये सब हो जाएगा सेवाएं। इसके अलावा चालू खाते में शुद्ध आय मतलब विदेशों में निवेश और कार्य से होने वाली आय और शुद्ध चालू हस्तांतरण जैसे प्रेषण भी होते हैं। 11 नंबर है अवमूल्यन और मूल्य ह्रास के बीच अंतर की व्याख्या करें। मूल्य ह्रास मतलब इस तरह लिखाएगा, मूल्य ह्रास। तो इसका अंतर है, तो पहले क्या अंतर का आधार हम लोग लेंगे प्रकृति को। तो अवमूल्यन में क्या होगा, सरकार द्वारा एक जानबूझकर और आधिकारिक कार्य होता है अवमूल्यन। जबकि मूल्य ह्रास में क्या है कि बाजार की शक्तियों या संपत्ति के उपयोग के कारण होने वाली एक प्राकृतिक कमी है मूल्य ह्रास। मतलब जो अवमूल्यन है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि जो मूल्यह्रास होता है वो बाजार की शक्ति के द्वारा होता है। फिर है किस पर लागू, तो केवल देश की मुद्रा पर लागू होगा। और मूल्यह्रास जो है वो मुद्रा और भौतिक संपत्तियों जैसे मशीनरी, वाहन दोनों पर लागू होगा। फिर है विनिमय दर प्रणाली, तो मुख्य रूप से स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है। और जो मूल्यह्रास होता है अस्थायी या फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली में होता है। कारण, तो व्यापार घाटे को ठीक करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अवमूल्यन किया जाता है। जबकि जो मूल्यह्रास है वो मुद्रा के मामले में मांग और आपूर्ति में बदलाव, संपत्ति के मामले में टूट फूट और समय पर के कारण होता है। तो ये दोनों में अंतर है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बेरोजगारी क्या है, भारत में बेरोजगारी के किन्हीं 4 कारण की व्याख्या करें। तो बेरोजगारी वह स्थिति है जब काम करने और काम पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करता है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पाता। यह आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक गंभीर समस्या है। भारत में बेरोजगारी के 4 मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है जनसंख्या वृद्धि। तो भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसरों की तुलना में श्रम बल की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। दूसरा कारण है शिक्षा और कौशल की कमी। तो भारत में शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक और तकनीकी कौशलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती, जिससे युवाओं में आवश्यक कौशल का अभाव रहता है और वे रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं। तीसरा है धीमी औद्योगिकीकरण। तो औद्योगिकीकरण की धीमी गति के चलते नई औद्योगिक इकाइयों का विकास सीमित रहता है, जिससे रोजगार के अवसर कम बनते हैं। और लास्ट पॉइंट है कृषि पर निर्भरता और मौसमी बेरोजगारी। तो बहुत से लोग कृषि पर निर्भर हैं, जहां रोजगार केवल कुछ निश्चित मौसमों में मिलता है, शेष समय में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।